डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट सेकेंड के सेकेंड पेपर एएनएफ में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। बीमा के बारे में तो आपने सुना होगा। हम अपने जीवन के संबंध में भी, अपने वाहन, अपने स्वास्थ्य के संबंध में बीमा लेते हैं। बीमा एक प्रकार से भविष्य में होने वाले किसी नुकसान या यूँ कहें कि किसी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का अनुबंध है। व्यवसाय भी एक जोखिम भरा कार्य है। कई बार व्यवसायी का गोदाम में रखा स्टॉक जल जाता है। इस जोखिम से बचने के लिए व्यवसायी बीमा कंपनी से स्टॉक का बीमा करा लेता है ताकि आग, बाढ़, भूकंप आदि हानि से उसे सुरक्षा प्राप्त हो सके। अग्नि बीमा एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जिसका आशय ये है कि बीमा कंपनी से वास्तविक हानि घटित होने पर क्षतिपूर्ति की जाती है। बीमा कंपनी को बीमाकर्ता द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब व्यवसायी का स्टॉक जल जाता है तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि उसी की क्षतिपूर्ति वो बीमा कंपनी से करेगा। तो आग लगने के समय स्टॉक का मूल्यांकन करते समय व्यवसायी वित्तीय वर्ष में हम देखते हैं कि भाई व्यवसायी वित्तीय वर्ष में कई बार माल खरीदता है, फिर उसका विक्रय करता है। उसमें से कुछ माल कमी ना पड़ जाए इसलिए रहतिये के रूप में रखता है, जो सामान्यतः हम व्यवसायी जो है गोदाम में रखता है। आग लगने के कारण ऐसा रखा गया माल नष्ट हो जाता है क्योंकि व्यवसायी ने स्टॉक का बीमा करा रखा होता है। अतः दावे की राशि की गणना करने के लिए आग से नष्ट हुए स्टॉक का निर्धारण किया जाता है। यदि व्यवसायी ने स्टॉक के संबंध में पूर्ण रेखे रखे हों तो आग से जले स्टॉक का निर्धारण करना आसान हो जाता है। इसके विपरीत यदि व्यवसायी ने स्टॉक के संबंध में लेखे नहीं रखे हैं तो उस दशा में स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाकर स्टॉक का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ऐसी राशि को हम बीमा राशि कहते हैं। स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाते समय व्यवसायी के वित्तीय लेखा पुस्तकों की सहायता ली जाती है। ये व्यापार खाते की तरह ही तैयार किया जाता है। बस अंतर इतना है कि व्यापार खाता बनाकर हम व्यवसायी का सकल लाभ याद करते हैं, जबकि स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाकर अंतिम स्टॉक का निर्धारण किया जाता है। इसका प्रारूप निम्न प्रकार है। देखिए, आपके सामने ये एक प्रारूप दिया गया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डीआर साइड में वही जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, लेस रिटर्न, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रॉस प्रॉफिट, उन सबको दर्शाया गया है। क्रेडिट साइड में जो आय होती हैं, सेल्स और रिटर्न हुआ तो उसको माइनस करके इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें अंतर ये है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है, उसके आधार पे हम व्यापार खाता जब बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सकल लाभ की दर दी जाती है। हम जले हुए माल का मूल्य ईजाद करते हैं, जबकि हमारी जो पुस्तकें हैं वो उनसे इस राशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। तो स्मरणार्थ खाता बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। इसमें पहली है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक है सकल लाभ की दर का औसत ज्ञात करना, अगर औसत नहीं दिया गया है। सकल लाभ की औसत दर का लागत पर दिया जाना, सकल लाभ की औसत दर का नहीं दिया जाना, स्टॉक का अधिक या न्यून मूल्यांकन, स्मरणार्थ व्यापार खाते से संबंधित मद है। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये कुछ मदें अगर दी जाती हैं प्रश्न में आपको, ये इससे संबंधित समस्या अगर दी जाती है तो आपको
अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते समय इनको ध्यान में रखना है। यदि प्रश्न में पिछले 3 या 5 वर्षों के संबंध में लाभ की दर दी गई है तो उसका औसत ज्ञात करते समय असामान्य वृद्धि एवं कमी का समायोजन करना चाहिए। इसी प्रकार हमें प्रश्न में बिक्री दी जाती है। यदि सकल लाभ की दर लागत पर दी गई हो तो उसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना होता है। यदि पिछले वर्षों के सकल लाभ की दर नहीं दी गई हो तो ऐसी स्थिति में हमें पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़े दिए जाते हैं। हम उनके आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष का व्यापार खाता बनाकर सकल लाभ की दर ज्ञात कर लेंगे। कई बार व्यवसायी व्यापार के लाभ को अधिक या कम दिखाने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन लागत से अधिक या कम कर देता है। बीमा कंपनी से दावे की गणना करने हेतु इनके सही मूल्य पर दिखाना आवश्यक है। अतः मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय स्टॉक के संबंध में आवश्यक समायोजन कर दिया जाता है। कई बार प्रश्न में व्यापार खाते की मदों में कुछ असंबंधित मदें भी दी जाती हैं, जैसे पूंजीगत खर्चे को आयगत जो खाता है उसमें दर्शाया जाना, इसका भी समायोजन कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, जब हम क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो फिर दावे की राशि ज्ञात करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम स्टॉक की हानि ज्ञात करेंगे। आग लगने की तिथि में हमारा स्टॉक कितना था। उसके पश्चात आग लगने से फलस्वरूप कई बार कुछ माल आग से जलने से बच जाता है या ऐसी अवस्था में बचता है जिसे सुधार कर पुनः विक्रय योग्य बनाया जा सकता है। अतः वास्तविक हानि ज्ञात करने के लिए हम ऐसे जो स्टॉक है इस राशि को, जो कि बचाया गया है, इस राशि को हम स्टॉक की जो राशि है उसमें से कम कर देंगे। उसके बाद हमें लॉस ऑफ स्टॉक कहने के हमारे स्टॉक की कितनी हानि हुई है ये ज्ञात हो जाएगी। व्यवसायी को बीमा पॉलिसी लेते समय औसत रूप से कितना स्टॉक व्यवसाय में रहता है को अध्ययन में रखना चाहिए। यदि व्यवसायी इससे अधिक राशि का बीमा करा लेता है तो इस प्रकार जो राशि ज्ञात की गई है वो उसकी भरपाई वो बीमा कंपनी से कर लेगा। परंतु यदि बीमा की राशि कराया जाता है वो हमारे जो कराया जाना चाहिए उससे यदि कम है बीमा कंपनी वास्तविक हानि की राशि को, अगर ऐसा कोई परिस्थिति आ जाती है कि जब व्यवसायी कम राशि का बीमा करवाता है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कई बार औसत वाक्य पॉलिसी में जोड़ देती हैं। इसका मतलब ये है कि जो हानि है, वास्तविक हानि, उसकी राशि को भी आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम दावे की राशि निम्न प्रकार से ज्ञात करेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, और नीचे हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिखेंगे। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दे रखा है कि मिस्टर एक्स प्रिपेयर अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बट ऑन 30 जून 2019 फायर की वजह से उनका स्टॉक ज़्यादातर जल गया। निम्नलिखित सूचनाओं से जो कि उसकी पुस्तकों से जुटाई गई हैं, आपको क्या करना है कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी उसकी 25,000 रुपये की ली गई है। आपको एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, दावे की राशि ज्ञात करनी। स्टॉक का मूल्य दे रखा है 1/4/2019, शुरुआत में 29,400। अब ये परचेज़ है वर्ष के शुरू से 30 जून तक, आग लगने की तिथि तक 75,000 रुपये का। इसी प्रकार से वेजेस दे रखा है और सेल्स के आंकड़े दे रखे हैं। आपको प्रश्न में ग्रॉस प्रॉफिट की दर भी दी गई है, लेकिन ये दर लागत पर दी गई है, लेकिन हमारे सामने विक्रय दिया गया है। तो विक्रय पे ज्ञात करने के लिए हम इसको परिवर्तित कर देंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को जो कि कॉस्ट पे है हम उसको सेलिंग प्राइस पर निकाल लेंगे। स्टॉक कुछ ऐसा है जो 3,000 रुपये का जो बचा लिया गया है, हम इसको दावे की राशि में से जो लॉस ऑफ हमारा स्टॉक है उसमें से कम कर देंगे।
इसके अलावा इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई हैं प्रश्न से संबंधित। इन्होंने कहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसको लागत से कम 10% कम पर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से एक प्लांट है, उसको इंस्टॉल कराया था, उसके संबंध में 500 रुपये की वेजेस दी गई है। तो चूँकि ये एक प्रकार का पूंजीगत खर्चा है जो कि हमारे वेजेस में शामिल हैं, इसलिए हम इसका समायोजन करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट फॉर 5000। हमारे जो परचेजेस के आंकड़े हैं उसमें एक प्लांट का परचेज भी किया गया है 5000 रुपये का। चूँकि ये एक प्रकार का पूंजीगत खर्चा है, पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया खर्चा पूंजीगत खर्चा होता है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं दर्शाएंगे बल्कि बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। हम व्यापार खाते में इसको दर्शाते नहीं हैं। सोल्व करने से पहले हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की वही जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से प्रोफॉर्मा है। ओपनिंग स्टॉक में हम 29,700 रुपये जो दिया गया था उसको सही मूल्य के ऊपर लाएंगे तो ये 33,000 रुपये की राशि आएगी। परचेजेस हमारा टोटल 75,000 रुपये का है, जिसमें से एक प्लांट ख़रीदा गया है 5,000 रुपये का, वह हम इसमें से कम कर देंगे, 70,000 रुपये को दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से वेजेस के जो 33,000 रुपये के आंकड़े हैं उसमें जो वेजेस पे की गई है प्लांट को लगाने की वो 500 रुपये हम इसमें से कम कर देंगे, 32,500 रुपये दिखाएंगे। सीआर साइड में हमारे पास सेल्स दे रखी है 1,40,000 रुपये की, हम उसको दर्शा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो उसकी दर दे रखी है 33% जो लागत पे है, हम उसको सेल्स पे निकालेंगे तो ये 25% निकल के आएगी। उसके हिसाब से 35,000 रुपये का सकल लाभ दर्शाकर इसका टोटल कर लिया जाएगा 1,70,500। तत्पश्चात हम क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमाइन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की जो राशि निकल के आ रही है आग लगने की तिथि में वो 30,500 रुपये थी। उसके पश्चात हम क्लेम की दावे की राशि ज्ञात करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। जब आग लगी, अभी हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, उससे जो स्टॉक निकल के आया है वो 30,500 है, लेकिन सारा माल नहीं जला, उसमें से कुछ बचा लिया गया है। जो बचा लिया गया है हम उसको उसमें से घटा देंगे। ले सेल्वेज स्टॉक 3,000। हमें जो स्टॉक की हानि हुई है, वास्तविक हानि जिससे कहना चाहिए, वो 27,500 रुपये की हुई है। इस 27,500 रुपये का दावा बीमा कंपनी से करना चाहिए, चूँकि व्यवसायी ने बीमा पॉलिसी इससे कम राशि के लिए रखी है 25,000 रुपये की। अगर मान लीजिए ये 25 के बजाय 30,000 रुपये की ली जाती तो व्यवसायी 27,500 रुपये का दावा बीमा कंपनी से करके राशि प्राप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन चूँकि उसने इस राशि से कम राशि की बीमा पॉलिसी ले रखी है, इसलिए उसका दावा भी आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। दावे की राशि हम ज्ञात करेंगे। इंश्योर्ड वैल्यू 25,000 रुपये है। लॉस ऑफ स्टॉक हमारा 27,500 रुपये का हुआ। ऑब्लिक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारा 30,500 रुपये का जो स्टॉक था। इस तरीके से जो राशि निकाली जाएगी वो 22,541 होगी। मिस्टर एक्स बीमा कंपनी से 22,541 रुपये का दावा लेगा। धन्यवाद।